तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था? तो दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या है, देखो। चार्ज डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली चार्ज डेंसिटी मींस व्हाट, ठीक है। चार्ज डेंसिटी का बेसिक मतलब ये होता है कि हम्म, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम स्क्वायर, ऐसा होता है चार्ज डेंसिटी का मतलब। सही बात है। तो मैंने आपको मेरे ख्याल से पेनिट्रेशन इफेक्ट बता दिया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट बता दिया था, ठीक हम्म, है। ऑल ऑफ दिस आई टोल्ड यू कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर जाता है ना। और एक मिनट। हाँ, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी का मैंने आपको बताया था, जैसे लिथियम है, जैसे सोडियम है, जैसे पोटेशियम है, जैसे रुबीडियम है, जैसे सीजियम है। हम्म, दीज आर बेसिकली ग्रुप वन एलिमेंट। ग्रुप वन एलिमेंट्स का एक स्पेशल नाम होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स, ठीक है। तो ग्रुप वन एलिमेंट का जो नाम हमारे पास होता है विच इज एल्कली मेटल्स। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आई होप यूर यस। अंडरस्टैंडिंग कि मैम इन सब में कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है, यहाँ पर 2 8 1 है, यहाँ पर 2 8 8 1, यहाँ पर 2 8 18 1 है, ऐसे करके है। तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर देगा, सही बात है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो लिथियम पे कैसा चार्ज आ जाएगा, लिथियम विल रिक्वायर अ +1 चार्ज, सोडियम विल रिक्वायर अ +1 चार्ज, पोटेशियम विल रिक्वायर अ +1 चार्ज, रुबीडियम विल रिक्वायर अ +1 चार्ज एंड सीजियम विल आल्सो रिक्वायर अ +1। आई होप यू यस। अंडरस्टैंड। या। तो सब पे अब लेकिन लिथियम के अंदर सिर्फ 2 ही शेल्स हैं, तो लिथियम विल रिक्वायर अ छोटा चार्ज, मतलब लिथियम का एटम छोटा है। क्योंकि लिथियम का एटम छोटा है तो लिथियम क्या करेगा कि अपने ऊपर कैसे चार्ज ले लेगा, +1। सोडियम के ऊपर भी बड़ा एटम है थोड़ा सा, लेकिन चार्ज उस पे कितना है, +1, है ना। पोटेशियम पे भी कैसा चार्ज है, +1। आई होप यूर अंडरस्टैंड। तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि लिथियम विल हैव +1, पोटेशियम विल आल्सो हैव +1, सोडियम विल हैव +1, इस तरीके से करके है। तो लिथियम पे +1 है, सोडियम पे +1 है, पोटेशियम पे भी +1 है, एंड सो ऑन। यू अंडरस्टैंड। तो जब भी हम चार्ज डेंसिटी की यहाँ पे बात करते हैं तो क्या होगा मुझे बताइए कि मैम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम डाउन द ग्रुप साइज से बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो पर एटम कुछ ना कुछ चार्जेस हमारे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो पर एटम कुछ ना कुछ चार्जेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, बताइए। अगर पर एटम कुछ ना कुछ चार्जेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो पर एटम कुछ ना कुछ, पर पॉइंट कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। तो मैंने आपको शायद से वो बॉल एंड स्पार्कल वाला एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए एक बॉल, एक स्पार्कल है। तो यही स्पार्कल अगर छोटी बॉल पे लगाएंगे तो पर हम्म, पॉइंट स्पार्कल ज्यादा आएगा। हाँ हाँ हाँ। और यही अगर स्पार्कल बड़ी बॉल पे लगाएंगे तो पर पॉइंट स्पार्कल कम आएगा। और जिस पॉइंट पे अगर स्पार्कल कम है, जिस पॉइंट पे अगर स्पार्कल कम है, इसका मतलब क्या है? अगर इस पॉइंट पे स्पार्कल कम है, इसका मतलब इसमें से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो निकल रही है वो बहुत कम निकल रही है। और इसमें से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे निकल रही है, फोर्स बहुत ज्यादा निकल रही है। यस बात मैम। समझ में आई कि नहीं आई? तो जब भी एक पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम निकल रही है और एक पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा निकल रही है, तो हम ये बोलते हैं कि स्पार्कल डेंसिटी छोटे एटम पे ज्यादा थी और बड़े एटम पे स्पार्कल डेंसिटी कम थी। सही बात है। तो हमने ये चार्ज डेंसिटी की बात यहाँ पर समझ ली थी, है ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक एवरी ग्रुप के अंदर चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज रिमेन्स सेम, बोलो सेम हाँ या ना। वॉल्यूम हाँ, increases as you go down लेकिन the क्या group, हो रहा तो है साथ के charge साथ, density। चार्ज तो रिमेन सेम बट वॉल्यूम इंक्रीजेस। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो पर पॉइंट
पर पॉइंट चार्ज डेंसिटी डिक्रीज, पर पॉइंट चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस, है ना, कि हर पॉइंट पे कम चार्ज आएगा, तो पर पॉइंट चार्ज डेंसिटी शैल डिक्रीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो अगर पर पॉइंट चार्ज अच्छा। डेंसिटी घट जाएगी तो हम बोल देंगे कि वॉल्यूम शैल देयर बाय डिक्रीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये चीज यस हमको मैम, अच्छे से क्लियर समझ है। में आनी चाहिए कि दिस इज गोइंग टू बी माय वॉल्यूम कंसेप्ट, हाँ या ना? तो डाउन द ग्रुप पर पॉइंट चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस, अंडरस्टूड और नॉट? ओके, तो ये हमें यस कंसेप्ट मैम। समझ में आना है, ये हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट वॉल्यूम डिक्रीज। ठीक है, आप समझो बात को। तो डाउन द ग्रुप पर पॉइंट चार्ज डेंसिटी डिक्रीज, ये वॉल्यूम का कंसेप्ट। ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या है? यहाँ पे बात ये है कि मैम अगर हमने जैसे मान लीजिए वाटर है, तो वाटर के अंदर हमने क्या करा? हमने करा Li+1 डाल दिया। अब आपको पता है कि लिथियम का चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो उसके चक्कर में क्या होगा कि पर पॉइंट चार्ज अब ज्यादा है। अब जब पर पॉइंट चार्ज ज्यादा है तो क्या होगा बताइए? कि अगर पर पॉइंट चार्ज ज्यादा है तो वी वुड हैव वाटर, वी वुड हैव वाटर, वी वुड ऑल्सो हैव वाटर, वी वुड ऑल्सो हैव वाटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वाटर अगर है तो आप सोच के देखो, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ओ नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ओ नेगेटिव शैल बी अट्रैक्टेड, यस और नो? और अगर पॉजिटिव चार्ज की हाँ। तरफ ओ नेगेटिव शैल बी अट्रैक्टेड, इसका क्या मतलब है मुझे बताइए? कि अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ ओ नेगेटिव शैल बी अट्रैक्टेड, इसका क्या मतलब है बताइए? कि मैम Li+ की चारों तरफ ओ नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, सही है? और अगर ओ नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो एक लेयर अट्रैक्ट नहीं होगी, दूसरी लेयर भी अट्रैक्ट हो जाएगी, तीसरी लेयर भी अट्रैक्ट हो जाएगी, हाँ। ऐसी लेयर भी अट्रैक्ट हो जाएगी, ये लेयर भी अट्रैक्ट हो जाएगी, ये लेयर भी अट्रैक्ट हो जाएगी, ये लेयर भी अट्रैक्ट हो जाएगी, हर लेयर अट्रैक्ट हो जाएगी। बोलो है ना? तो एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे सारी लेयर्स अट्रैक्ट हो जाएंगी, है ना? और अगर वो अट्रैक्ट हो गई, अगर वो अट्रैक्ट हो गई, क्यों अट्रैक्ट हुई? एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। व्हाई इज इट अट्रैक्टिंग? व्हाई इज इट अट्रैक्टिंग? बिकॉज व्हाट? व्हाई इज इट अट्रैक्टिंग? बिकॉज Li का चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव उस- चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। हाँ। तो हम कहते हैं कि पानी, तो Li+ एक सुपरस्टार जैसा बन जाता है, ठीक है? कि मतलब जब सलमान खान निकलता है तो भीड़ उमड़ पड़ती है, तो उसका चलना बहुत मुश्किल हो जाता है भीड़ में, समझ रहे हो? अच्छा। लेकिन अगर हम बात करें वहीं, अगर हम बात करें पानी है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स तो वही बहुत ज्यादा है, पर यहाँ पे मेरे पास है सीजियम+। अब सीजियम कहाँ आता है? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम यहाँ आता है। अगर सीजियम यहाँ आएगा तो क्या होगा? मुझे दिस वुड बी सीजियम। तो सीजियम पे कैसा चार्ज बनेगा बताइए? सीजियम पे बनेगा प्लस चार्ज। तो सीजियम पे अगर प्लस चार्ज बनेगा, इसका मतलब क्या? बताओ। अगर सीजियम पे प्लस चार्ज बनेगा इसका मतलब क्या? कि यहाँ पे हमारे पास वाटर है, हाँ। यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है ना? तो वो इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, और जब वो इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है तो अपने पास ये वाटर मॉलिक्यूल, फिर अपने पास फिर से हम्म। ये वाटर मॉलिक्यूल, एक लेयर भी नहीं बन पाती शायद से पूरी से। क्यों? क्योंकि सीजियम का साइज सबसे नीचे वाला है और सबसे बड़ा। तो बड़ा होने के कारण क्या होगा मुझे बताओ? कि वॉट एवर वी हैव, वी वुड हैव दिस वाटर मॉलिक्यूल। और जब हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है इस तरीके से, हम्म। तो पॉजिटिव चार्ज पर पॉइंट बहुत कम हो जाता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पर पॉइंट इज 2, और अगर पॉजिटिव चार्ज पर पॉइंट बहुत कम है, इसका क्या मतलब है?
बताइए, अगर पॉजिटिव चार्ज पर पॉइंट बहुत कम है, इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि मैम एक लेयर ये बन गई, मुश्किल से बनती है ये लेयर हम्म। भी, यानी कि सीजियम का साइज तो बड़ा है, पर हाँ, देखो सीजियम अगर चार्ज सूखा है, डेंसिटी। हाँ सीजियम अगर सूखा है, सूखा मतलब एनहाइड्रस है, तो इसका साइज सबसे बड़ा है। तो मैं ऐसे लिखूंगी कि लिथियम से बड़ा, लिथियम प्लस से बड़ा सोडियम प्लस, से बड़ा के प्लस, से बड़ा आरबी प्लस, से बड़ा सीजियम प्लस। ये सब बड़ा 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 बड़ा, सही है। लेकिन तो लिथियम प्लस Na प्लस के प्लस आरबी प्लस सी एस प्लस, लेकिन अगर मैं बोलूं कि हाइड्रेटेड साइज बता दो, अगर मैं बोलूं हाइड्रेटेड साइज बता दो, तो हाइड्रेटेड साइज कैसा रहेगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लिथियम प्लस का हाइड्रेटेड साइज ज्यादा है, देन Na प्लस, देन के प्लस, देन आरबी प्लस, देन सी एस प्लस। सही बात है। तो लिथियम प्लस का हाइड्रेटेड साइज बहुत बड़ा है, यानी कि जो Li प्लस है, फिर Na प्लस है, फिर के प्लस है, फिर आरबी प्लस है, और फिर सी एस प्लस है। डू यू अंडरस्टैंड अ पॉइंट? तो यहाँ पे क्या आएगा, Li प्लस, Na प्लस, के प्लस, आरबी प्लस और सी एस प्लस। ये हमारा कैसा साइज रहेगा? ये हमारा हाइड्रेटेड साइज रहेगा, क्योंकि लिथियम प्लस की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो हाइड्रेटेड साइज क्या होता है, लिथियम से लेके लास्ट पानी की लेयर, और पानी की लेयर्स लिथियम अपने चारों तरफ ज्यादा इकट्ठी कर पाता है इन इट्स ओन पर्टिकुलर ग्रुप विच इज कॉल्ड ग्रुप वन। यस। यू अंडरस्टैंड? So this would basically be the hydrated size. Are you understanding my point? अंडरस्टैंड। Got the point? तो ये हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि we would have this hydrated size, ठीक है, और ये हमारा वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। इज दिस पार्ट क्लियर और नो? ठीक है जी। तो दिस वुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रेटेड साइज। ठीक बात है, ठीक है। अब आप देखो, तो अब हमें एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला कि पानी का मॉलिक्यूल, अब वाटर का मॉलिक्यूल अगर फ्री है, तो उसकी एनर्जी मान लीजिए 100 जूल्स के आसपास है ना। अगर पानी का मॉलिक्यूल फ्री है तो उसकी एनर्जी मान लो कितनी है, मान लो 100 जूल्स के आसपास है, सही है। अब अगर उसकी एनर्जी 100 जूल्स के आसपास है, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ Li प्लस बैठा था, और जब यहाँ Li प्लस बैठा था तो यहाँ वाटर था, तो वाटर क्या करेगा मुझे बताओ? वाटर क्या करेगा? वाटर की एनर्जी, जब तक पानी फ्री था तो वाटर वॉज टोटली फ्री, वाटर वॉज टोटली फ्री, वाटर वॉज टोटली फ्री। यू अंडरस्टैंड? और वाटर फ्रीली घूम रहा था, उसकी काइनेटिक यस। एनर्जी कितनी थी? 100 जूल्स। अब होगा क्या कि मैम जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल पास आया वाटर के, पानी का मॉलिक्यूल पास आया वाटर के, पानी का मॉलिक्यूल पास आया वाटर के, पानी का मॉलिक्यूल अब पास है, तो लिथियम ने उसको कस के पकड़ लिया, तो अब उसकी एनर्जी कितनी रहेगी काइनेटिक एनर्जी से? 20 जूल। अब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रह गई सर? 20 जूल। 20 जूल। और क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ 20 जूल रह गई, है ना, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ 20 जूल रह गई, इसका मतलब क्या कि मैम अब उसने एनर्जी लूज कर दी। आप ऐसे समझो कि घर के बाहर तो आप कुछ भी करते फिर रहे हो, और घर के अंदर जब आप आते हो तो आप बहुत शरीफ बन के आते हो, तो आपकी सारी शैतानियां बाहर छोड़ के आते हो, सो घर में शायद से आप इतने शैतान नहीं हो जितने घर से बाहर की तरफ। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो बेसिकली बाहर एनर्जी 100 जूल है, तो अंदर एनर्जी 20 जूल है, तो बेसिकली जो 80 जूल एनर्जी है, दैट इज लॉस्ट टू एटमोसफेयर। तो ओके मैम। बेसिकली हम कहते हैं कि अगर ये पानी के बीकर में ऐसा हो रहा है, तो आप बोलो कि इतनी एनर्जी का लॉस हो गया, इतनी एनर्जी, तो 80 जूल्स की एनर्जी का लॉस हो गया। और 80 जूल्स की एनर्जी का जब लॉस हो गया, तो वो कहाँ लॉस हो गया मुझे बताओ? 80 जूल्स की एनर्जी का जब लॉस हो गया, सो दैट 80 जूल्स ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट टू वाटर। तो पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। यानी कि जो भी हाइड्रेशन मतलब किसी भी आयन को पानी जब घेरता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन कहते हैं।
इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन कहते हाइड्रेशन। हैं। समझ में आ गई? इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। तो जब Li+ को पानी घेर लेता है, सो दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एज हाइड्रेशन। ठीक है। और ये जो हाइड्रेशन प्रोसेस हमारे पास है, ये जो हाइड्रेशन हमारे पास है, ये क्या करेगा मुझे बताइए? ये जो हाइड्रेशन हमारे पास है, दिस वुड बेसिकली डू व्हाट? दिस वुड बेसिकली डू व्हाट? ये जो हाइड्रेशन हमारे पास हो रहा है ठीक है, इससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। So hydration energy is released in the form of heat. बात समझ में? तो अब जब अगर मैं यहाँ पे ये बात बोलती हूँ कि हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कैटायन की हाँ हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई। अब इसके हाँ हाँ। इम्प्लीकेशंस क्या क्या रहते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने बोला दूसरा ग्रुप है ग्रुप 2, बेरिलियम, है ना? तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं हमारे, जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रहते हैं, तो जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल रहते हैं वो कहते हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए। तो ये मेरे पास कैसा चार्ज है? दिस इज बेरिलियम+2, दिस इज मैग्नीशियम+2, दिस इज कैल्शियम+2, दिस इज स्ट्रोंशियम+2, दिस इज बेरियम+2, एंड दिस इज रेडियम+2। आई होप यूर अंडरस्टैंड। तो डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो क्या होगा मुझे बताइए कि डाउन द सीरीज जब हम जा रहे हैं तो बेरिलियम पे कैसा चार्ज है? +2 का चार्ज है। +2। मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज है? +2 का चार्ज है। +2। कैल्शियम पे कैसा चार्ज है? +2 का चार्ज है। स्ट्रोंशियम में भी कैसा चार्ज है? +2 का चार्ज है। तो आई एम सेइंग कि बेरिलियम का कुछ चार्ज है ना? बेरियम का कुछ चार्ज है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें जितने भी सारे चार्जेस हैं, ये सब एक ऐसा चार्ज लेके बैठे हुए हैं जो ये कैसा चार्ज लेके बैठे हुए हैं बताओ? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस आर दे बेसिकली कैरिंग? दे आर कैरिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज, जो कि दे आर कैरिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि क्या कर रहा है? ठीक है, दे आर कैरिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि क्या कर रहा है मुझे बताइए? जो कि एल्कली मेटल से थोड़ा सा ज्यादा है। तो वहीं अगर मैं NaCl लिखूं, या वहीं अगर मैं LiCl लिखूं, और वहीं अगर मैं BeCl2 लिखूं, तो BeCl2 .2H2O मिलता है। यानी कि हम्म। इस पे चार्ज जो है ना वो ज्यादा है। तो हाँ बेरिलियम और लिथियम की साइज में कोई खास फर्क नहीं है, पर बेरिलियम के हाँ। ऊपर लगभग लगभग सेम चार्ज साइज के डबल मतलब था। चार्ज डबल है। तो पर पॉइंट चार्ज बेरिलियम में ज्यादा आ गया। और जब पर पॉइंट चार्ज बेरिलियम में ज्यादा आ गया, इसका क्या मतलब है? जब पर पॉइंट चार्ज बेरिलियम में ज्यादा आ गया, जब बेरिलियम पे पर पॉइंट चार्ज ज्यादा आ गया, तो क्या होगा मुझे बताइए? जब बेरिलियम पे पर पॉइंट चार्ज ज्यादा आ गया, इसका मतलब इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट मोर वाटर मॉलिक्यूल्स। और अगर वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल वाटर, दूसरा मॉलिक्यूल वाटर, तीसरा मॉलिक्यूल वाटर, जैसे भी वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, बाय हुक और बाय क्रूक, ठीक है वो जैसे भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो माय पॉइंट है वुड बी कि अगर उसने BeCl2 .2H2O अट्रैक्ट कर लिया, तो हेंस एक लेयर बनेगी और ये ज्यादा हाइड्रेटेड बन जाता है, ये ज्यादा हाइड्रेटेड बन जाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि वाई बेरिलियम सॉल्ट्स आर हाइड्रेटेड बट लिथियम सॉल्ट्स आर नॉट दैट हाइड्रेटेड? तो आप इसका रीजन क्या बोलोगे? कि भाई बेरिलियम जो है उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, विच इज वाई डबल है। हाँ। यू जनरली, हाँ, विच इज वाई यू जनरली फाइंड कि हमारे पास जो बेरिलियम है दैट वुड बी जनरली हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड। हाँ, समझ में आ गई इतनी बात? कोई दिक्कत है तो बता दो। नहीं मैम समझ। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट होता है। अच्छा, और जब चार्ज डेंसिटी के कारण क्या होगा? चार्ज डेंसिटी के कारण जब हमारे पास यहाँ पर पानी इकट्ठा होगा, तो पानी अपनी अपनी एनर्जी लूज करेगा, तो थोड़ी सी हीट एनर्जी भी निकलती है, और उस हीट एनर्जी को हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी कह देते हैं। समझ में आ गया? तो उस हीट एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? दैट हीट एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? हाँ मैम गॉट अंडरस्टैंड। द पॉइंट? ठीक है। अब आप ये चीज समझो कि अगर हमारे पास इस तरीके से ये क्रिस्टल ये आ जाता है, ठीक है, ये पूरा बन गया। अब यहाँ पे सवाल क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला जी NaCl डिजोल्व हो जाता है पानी में। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने पॉजिटिव आयंस की हाइड्रेशन की बात करी,
ऐसा भी हो सकता है कि मैम मेरे पास फ्लोराइड है। पहली बात, मेरे ख्याल से डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन बच्चों वाली 27। तो ऑक्टेट हम्म कंप्लीट करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो देयर बाय फ्लोराइड आयन बना लेता है। क्योंकि वो फ्लोराइड आयन बना लेता है तो दिस बेसिकली बिकम्स व्हाट, F-1। अगर ये F-1 बना लेगा, अगर ये F-1 बना लेगा, so this would basically be nothing but what, F-. I hope you're understanding. अब अगर इसने फ्लोराइड आयन बना लिया, ठीक है, अब अगर इसने क्या बना लिया, फ्लोराइड आयन बना लिया, तो क्या होगा मुझे बताइए कि अगर इसने फ्लोराइड आयन बना लिया है, ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैम फ्लोराइड आयन बनाने के बाद क्या होगा। ऐसे ही क्लोराइड भी बना लेगा, ऐसे ब्रोमाइड भी बना लेगा, ऐसे ही आयोडाइड भी बना लेगा। तो यू वुड हैव फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और जब ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बना लेगा तो चार्ज तो सब पे -1 का ही है। लेकिन डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है। और साइज बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि वी वुड हैव अ स्मॉलर एटम, हम्म, वी वुड हैव हाँ। अनदर एटम, वी वुड हैव हम्म, अनदर एटम और इससे बड़ा। तो -1 का जो चार्ज है वो इस पे बढ़ रहा है। हाँ। बोलो है। तो -1 का चार्ज सब पे बढ़ रहा है, ऐसे करके। -1 का चार्ज इस पे बढ़ रहा है, -1 का चार्ज इस पे बढ़ रहा है। तो -1 का जो चार्ज है वो पर पॉइंट घट रहा है। तो हम बोल देंगे कि ऊपर से लेके नीचे तक चार्ज डेंसिटी घट रही है। यानी कि सबसे ज्यादा जो फ्लोराइड है वो पानी में बहुत ज्यादा लेयर्स इकट्ठी करेगा, है ना। क्लोराइड जो है वो भी पानी में बहुत सारी लेयर्स इकट्ठी करेगा। ब्रोमाइड है वो भी यस पानी मैम। में बहुत सारी लेयर्स इकट्ठी करेगा, लेकिन ऑब्वियसली क्लोराइड की लेयर्स फ्लोराइड से कम है, क्लोराइड से कम हम्म, ब्रोमाइड की लेयर्स है, ब्रोमाइड से कम हाँ। आयोडाइड की। हम्म डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? So the point here would हम्म, be we would have fluoride, we would have chloride, we would have bromide, and we would have iodide, and hence we have this particular layer. I know. Are you understanding my point? तो कंसेप्ट हमारे हमारे पास ये है ना। अब आप सोचो, अब सवाल क्या होता है, देखो, जब हम कहते हैं कि एक लैटिस बना, लैटिस कैसे बना? लैटिस बना जब हमने एक आयनिक कंपाउंड की बात करी। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर एक कंसेप्ट चलता है कि भाई सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट चलता है। अब क्या कंसेप्ट है वो सॉल्युबिलिटी का, ध्यान से देखते हैं। जब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं और उसमें हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट क्या होता है मुझे बताइए। कि मैम जब भी हम लैटिस एनर्जी की बात करेंगे और हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला Na+, तो हमें पता है Na का एटॉमिक नंबर 11। हमें पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो हमें पता है कि क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 287 है और Na की हाँ कॉन्फ़िगरेशन 281 है। तो Na विल डोनेट वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन क्या करेगा, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 करेगा। तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और क्लोरीन को दे देगा। तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि Na पे कैसा चार्ज आएगा, Na पे चार्ज आएगा +1 और क्लोरीन पे चार्ज आएगा -1। तो माई पॉइंट इज कि Na+ और Cl नेगेटिव है और इनके बीच में क्या आ जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। तो Na+ और Cl नेगेटिव के बीच में देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ऐसे करते करते इसी फोर्स के चक्कर में क्या होता है, एक Na+ आ गया, फिर एक Cl नेगेटिव आ गया, फिर एक और Na+ आ गया, फिर एक और Cl नेगेटिव आ गया, फिर एक और Na+ आ गया। ऐसे करके लेयर बनती जा रही है। फिर यहाँ पे फिर से Cl नेगेटिव बनता जा रहा है, फिर यहाँ पे Na+ बनता जा रहा है, फिर यहाँ पे Cl नेगेटिव बन रहा है, फिर यहाँ पे Na+ बन रहा है, फिर यहाँ पे Cl नेगेटिव बन रहा है, फिर यहाँ पे Na+ बन रहा है। बोलो हाँ है ना। ऐसे करके लेयर्स बनती जा रही है ना। तो हम कहते हैं कि भाई एक क्रिस्टल तैयार हो गया, उस क्रिस्टल को केमिस्ट्री में कहते हैं लैटिस तैयार हो गया। हाँ, वो अगर लैटिस ये, अरेंजमेंट। हाँ, तो ये लैटिस अगर तैयार हो गया तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये लैटिस तैयार हो जाता है
तो भाई Na+ और Cl- के बीच में देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मैंने क्या करा, मैंने ना इस लैटिस को उठा के पानी में डाल दिया। तो जब पानी में डालूंगी तो सीधी सी बात है Na+ के चारों तरफ पानी आएगा, और पानी अपने O- एंड से Na+ को बाहर की तरफ खींचेगा। ठीक है, लैटिस अपने O- एंड से Na+ को बाहर की तरफ खींचेगा। बात समझ में आई? यहां से भी पानी अपने H वाले एंड से Cl- को बाहर की तरफ खींचेगा। और जब ऐसा होगा तो Cl- यहाँ बाहर आ जाएगा, है ना, और Na+ यहाँ बाहर आ जाएगा। तो हाँ इसका क्या मतलब कि मैम Na+ यहाँ से निकल गया और यहाँ से Cl- निकल गया। बात खत्म। तो इसका मतलब ये कि भाई मैम हमारे पास Na+ है और हमारे पास Cl- है। हमारे पास Na+ है और हमारे पास Cl- है। धीरे धीरे करके ये आयंस भी बाहर आ जाएंगे क्योंकि पानी ने खींच रहा है। अब यहाँ दो काम हो रहे हैं। एक तो जब पानी इसको अप्रोच कर रहा है, क्या कर रहा है, पानी जब इसको अप्रोच कर रहा है Na+ को, तो आपको ये बात समझ में आती है कि पानी जब दूर था तो उसकी एनर्जी 100 जूल थी। लेकिन जब वही पानी हमारे Na के पास आ गया तो उसी पानी ने क्या कर दिया, मुझे बताओ, उसी पानी ने इसकी एनर्जी 80 जूल घटा के 20 जूल कर दी। ये पढ़ा ना हमने अट्रैक्शन के कारण। तो 80 जूल्स की एनर्जी रिलीज हो गई। बोलो। और जब 80 जूल्स की एनर्जी यस रिलीज हो गई, इसका क्या मतलब है कि जब मैम 80 जूल्स की एनर्जी रिलीज हो गई, तो इसका क्या मतलब कि जब मैम 80 जूल्स की एनर्जी रिलीज हो गई तो दैट 80 जूल्स की एनर्जी इज एक्चुअली रिलीज। और वो रिलीज हीट बाहर निकलने से बेटर क्या करती है, इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ती है। मतलब ऐसे समझो कि अगर Na+ और Cl- का बॉन्ड तोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास Na+ और Cl- है और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या होगा, वी वुड हैव Na+ एंड वी वुड हैव Cl-। तो Na+ और Cl- क्या करेगा, Na+ और Cl- विल काइंड ऑफ डू व्हाट, इनके बीच में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन को कैसे तोड़ते हैं, इसको हीट कर दो। जब आप इसको हीट कर दोगे तो होगा क्या इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा हाँ बोलो। और जब इनके बीच हम्म का बॉन्ड टूट जाएगा सो दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी Na+ एंड दैट वुड ए बी प्लस सी Cl-। एल सही बात है। तो इफ इट इज गोइंग टू बी Na+ एंड Cl-, बॉन्ड टूटा कैसे, हीट से। अब मैंने कोई हीटिंग नहीं करी, आप खुद सोचो, घर में एक नमक लेते हो और पानी का ग्लास ले लेते हो और आप उसको हीट कर देते हो। तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि आप कुछ हीट भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ नमक को चम्मच से स्टर कर रहे हो, दैट्स ऑल यू आर डूइंग। एंड हेंस ऐसा हो जा रहा है कि भाई Na+ और Cl- बन जा रहा है। तो Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है। जस्ट टेल मी। तो हमारे पास क्या आ जाता है, Cl- आ जाता है और Na+ आ हम्म जाता है। हाँ तो आप ये चीज समझो कि यहाँ पर क्या होगा कि वी वुड हैव Na+ एंड वी वुड हैव Cl-, और इनके बीच का बॉन्ड टूटा हीट से। अब हम कह रहे हैं हम तो भाई हीट कर ही नहीं रहे बाहर से, फिर भी फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी हीटिंग हो रही है। और जो 80 जूल्स की हीट निकल रही है ना, वो इस बॉन्ड को तोड़ रही है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी मतलब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। मान लो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए लग रही है 75 जूल, और यहाँ से हाइड्रेशन एनर्जी निकल रही है 80 जूल पानी की वजह से। तो क्या ये 80 जूल इसको तोड़ पाएगा, क्या ये 80 जूल इसको तोड़ पाएगा, बताइए, हाँ है ना बोलो हाँ है ना। तो ये हम्म 80 जूल इसको तोड़ पाएगा। या- तो हम यहाँ से क्या बोले कि अगर हमने किसी सॉल्ट को पानी में डाला और उसके दोनों आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी मिला के, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ केटायन प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनायन अगर मिलाकर ज्यादा हो गई किससे, उसकी लैटिस एनर्जी से। ठीक है, उसकी लैटिस एनर्जी से। तो क्या होगा, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ केटायन एंड हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनायन ज्यादा हो गई उसकी लैटिस एनर्जी से, तो हम कहेंगे कि दैट सॉल्ट विल डिसॉल्व इन वाटर, दैट सॉल्ट विल डिसॉल्व इन वाटर। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बताइए। तो हाउ विल हाँ यू समझ में अज्यूम कि सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, कैसे अज्यूम करोगे, हाउ विल यू अज्यूम दैट दैट सॉल्ट विल डिसॉल्व इन वाटर।
कि मैम वो सॉल्ट पानी में डिसॉल्व तब होगा, दैट सॉल्ट विल डिसॉल्व इन वाटर, कब, कैसे? वो सॉल्ट पानी में डिसॉल्व तब होगा जब Na+ है, Cl नेगेटिव है, और इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम्म यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस मैम। So the point here would be that the salt will dissolve in water. सही बात है, ठीक है। तो किसी भी सॉल्ट का डिसॉल्व होने की कंडीशन क्या है? कि हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन दी लैटिस, सिंपल, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन दी लैटिस एनर्जी, ये कंडीशन जी हमारी। ओके मैम, यस। सही बात है। तो ऐसे हमको बोला जाता है। अब आप देखो, जनरली हमें जनरल बता रही हूँ, ठीक है, एक्सेप्शंस तो ऑफ कोर्स होते हैं, लेकिन आप सोच के देखो कि स्ट्रॉन्ग लैटिस कब बनता है? स्ट्रॉन्ग लैटिस बनता है जब मेरे पास कैटायन भी छोटा है, स्मॉल कैटायन, और उसके साथ लग रहा है स्मॉल एनायन, ठीक है। तो जैसे अगर आप सोच के देखो, एक लैटिस बनाया मैंने, एक सॉलिड क्रिस्टल बनाया मैंने, और उस सॉलिड क्रिस्टल में मैंने सब कुछ छोटा छोटा बना दिया, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज देगा, यस यहाँ नेगेटिव चार्ज देगा। तो इसका क्या मतलब है? वी वुड हैव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा करके, है ना। तो हमारे पास पॉजिटिव कैटायंस भी और नेगेटिव एनायंस भी है। डू यू अंडरस्टैंड? तो लेकिन सेम साइज के, लगभग लगभग सेम साइज के। तो लैटिस कैसे है? बहुत ही टाइटली पैक्ड लैटिस है। ऐसा भी हो सकता था कि भाई मैंने एक क्रिस्टल बनाया, और उस क्रिस्टल के अंदर हमारे पास जो एटम्स हैं वो थोड़े बड़े साइज के हैं। अगर कैटायन बड़े साइज का है तो एनायन उससे बड़े साइज का है। वी वुड हैव दिस, 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 है ना, ऐसा। तो पॉइंट क्या है अपने पास कि मैम थोड़ा सा लैटिस और बड़ा हो गया। थोड़ा सा लैटिस और बड़ा होने का मतलब क्या है? वो ये आ जाएगा, 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 है ना। तो हमारे पास ये इस तरह से लैटिस बन जाएगा। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है कि यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ऐसा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा मुझे बताइए? हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव रहा तो यहाँ पे बिग कैटायन है, तो बिग ही एनायन है। राइट, तो यहाँ पे बिग कैटायन है तो बिग ही एनायन है। बोलो हाँ। डू यू अंडरस्टैंड? सही बात है। तो हम यहाँ से क्या समझे कि अगर बिग कैटायन और बिग एनायन है, दैट क्लियरली मीन्स कि मैम ये लैटिस भी स्टेबल है। पर मान लो अगर ऐसे सिनेरियो बन जाए कि मेरे पास यहाँ पे एक बिग कैटायन है और यहाँ स्मॉल एनायन है, यहाँ बिग कैटायन है और यहाँ स्मॉल एनायन है, यहाँ बिग कैटायन है और यहाँ स्मॉल एनायन है, यहाँ बिग कैटायन है, तो ये प्लस ये माइनस ऐसा कुछ है। तो अब ये लैटिस स्ट्रांग नहीं है, ये लैटिस थोड़ा सा हमारे साथ कैसा है? वीक लैटिस है। समझ में आई बात कि नहीं? सही। यस मैम। तो ये लैटिस हमारा थोड़ा सा वीक है। ये लैटिस वीक क्यों है? ये लैटिस वीक क्यों है? ये बिग लैटिस वीक कैटन इसीलिए है, स्मॉल है। बस खत्म बात, इसलिए वीक है। आगे बात समझ। तो क्योंकि ये लैटिस वीक है, क्योंकि ये लैटिस वीक है, तो हम कहते हैं कि ये लैटिस को तोड़ना बड़ा आसान है। तो जरा सी भी अगर
हाइड्रेशन एनर्जी थोड़ी लेस भी हुई तो भी शायद से इसको तोड़ पाए और इसको डिसॉल्व करा पाए। डिसॉल्व कराने का मतलब क्या होता है, बात को समझो। जैसे ये बीकर बनाया, इस बीकर में मैंने पानी के मॉलिक्यूल्स डाले और मैंने कोई सॉल्ट डाला और वो सॉल्ट yes, डिसॉल्व हो गया, तो उसमें Na+ अलग घूमेगा और Cl- अलग घूमेगा, क्योंकि पानी ने उसको घेर लिया। और अगर कोई सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब Na+ यहाँ है और Cl- यहाँ है, और उनके पानी के पार्टिकल्स के बीच में कैसा बॉन्ड है, उनके पानी के पार्टिकल्स के बीच में भी वुड हैव Na+ है और Cl- है, और इनके बीच में कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ या ना? कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, बताइए। ठीक है, तो ये चीज है। तो वी वुड हैव Na+ एंड वी वुड हैव Cl-, इस तरीके से हमारे इनके बीच में बॉन्ड है। यहाँ पे हमारे पास Na+ और Cl- है, तो यहाँ क्या होगा मुझे बताओ। दिस वुड बी Na+, दिस वुड बी Na+ एंड दिस वुड बी Cl-। ये दूर दूर है तो डिसॉल्व हो गए, और अगर वो जुड़े रहे और नीचे जाके बैठ गए तो इसको हम बोलते हैं कि ये इनकी प्रेसिपिटेट फॉर्म बन गई। ये इनकी प्रेसिपिटेट फॉर्म बन गई, जो कि डिसोसिएट नहीं हुई। बात समझ में आ गई या नहीं भाई? ठीक है, तो वी वुड हैव दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, वुड हैव Na+ एंड वुड हैव Cl-। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? बताइए, yes, ma'am. कौन सा समझ में आ गया या नहीं, बताइए। Ma'am, आ गया। ठीक है, तो ये चीज अपने को बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम Na+ और Cl- की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इस तरीके से वी वुड हैव, गॉट द पॉइंट, राइट? तो हमारे पास एक Na+ रहेगा और एक हमारे पास Cl- माइनस। रहेगा। गॉट द पॉइंट लो, समझ में आ गई यस बात? मैम, गॉट। तो बताओ, या। कंसेप्ट क्लियर है तो बताइए। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी का पार्ट है। तो अगर अब मैं अब आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए अब मैं आपको बताती हूँ स्मॉल कटायन की कैटेगरी में कौन आता है। स्मॉल कटायन की कैटेगरी में आते हैं फ्लोराइड, हम्म। है ना, ऑक्साइड, मैम, नाइट्राइड, कैटायन की आना है। एनायन, एनायन सो सॉरी, स्मॉल एनायन की कैटेगरी में कौन आते हैं हमारे पास, ये वाले सारे। हाइड्रोक्साइड भी स्मॉल की कैटेगरी में है। ठीक है, अब ये सब स्मॉल कैटेगरी में आ गए। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा Li है, फिर मैंने लिखा Li, जैसे फ्लोराइड को छोड़ दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा Li3n, फिर मैंने लिखा Na3n, फिर मैंने लिखा K3n, फिर मैंने ली ना की रब से Rb3n, CS3n, क्योंकि सब में लिथियम का चार्ज +1 है, नाइट्राइड का चार्ज -3 है, तो Li3n बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? Na3n बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? K3n बन जाएगा कि नहीं बन यस जाएगा? मैम। Rb3n बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताइए। So I hope you're understanding. We would have Li3n, we would have Na3n, we would have K3n, and we would have also Rb3n. तो डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं यहाँ पे, डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? वी वुड हैव Li3n, वी वुड हैव Na3n, वी वुड हैव K3n, वी वुड हैव Rb3n, वी वुड हैव CS3n। सही बात है? तो अगर हमारे पास इस तरीके के ये आयंस बन जाएंगे, तो डाउन द ग्रुप जो हम जा रहे हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप जो हम जा रहे हैं, तो क्या होगा मुझे बताइए। वी वुड हैव Li+ and N-3। तो आप सोच के देखो, कैटायन भी छोटा है, एनायन भी छोटा है, तो ये स्ट्रॉन्ग लैटिस है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, वहां पे धीरे 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 लैटिस साइज बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि लैटिस साइज बढ़ता जा रहा है, डाउन द ग्रुप लैटिस साइज बढ़ रहा है, 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 तो क्या होगा कि क्योंकि डाउन द ग्रुप लैटिस साइज बढ़ रहा है, हम्म। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लैटिस है, वो थोड़ा वीक वीक होते जाएगा लैटिस। ठीक होता जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जैसे पानी में डाला तो लिथियम की हाइड्रेशन भी हुई, नाइट्राइड की भी हुई। और आप देखो CS+1 और N-3 में नाइट्राइड की भी हाइड्रेशन हुई। जब यहाँ पे नाइट्राइड की हाइड्रेशन हो गई CS+1 और N-3 में,
जब यहाँ पे नाइट्राइड की हाइड्रेशन हो गई तो क्या होगा मुझे बताइए। इट वुड बी वॉट, इट वुड बी CS+1 एंड इट वुड बी N-C। जब इनकी हाइड्रेशन हो गई तो क्या होगा बताइए। कि मैम नाइट्राइड की जब हाइड्रेशन हो गई तो पानी भी, उसको देखो नाइट्राइड पे -C का चार्ज है, आप सोचो कितनी ज्यादा हाइड्रेशन होती है नाइट्राइड की। समझ आ रही बात। तो -3 चार्ज से मैम। हाइड्रेशन तो बहुत ज्यादा है, अब वो लैटिस वीक हो गया बहुत ज्यादा। हाँ। शायद से सीजियम की हाइड्रेशन इतनी है, बट नाइट्राइड की जो है, तो उस हाइड्रेशन से ही ये बॉन्ड टूट जाए। मतलब अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूँ तो सबसे ज्यादा आसानी से पानी में कौन डिसॉल्व हो जाएगा, Li3। उससे ज्यादा कौन डिसॉल्व हो जाएगा, Na3। उससे ज्यादा कौन डिसॉल्व हो जाएगा, K3। उससे ज्यादा कौन डिसॉल्व हो जाएगा, Rb3। और सबसे आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा CH3। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं। तो वी वुड हैव Li3n, Na3n, K3n, Rb3n और CH3n। And yes, ma'am. Are you understanding what? So this would be Yes, the concept। फंडा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन अपने को बहुत क्लैरिटी से मिलना चाहिए। अगर हम बात करें Na3n की, अगर हम बात करें K3n की, Rb3n की, CH3n की, ऐसा। लेकिन अगर इनके अलावा कोई भी एनायन है, मान लीजिए मैंने बोला Li2SO4, मान लो सल्फेट रेडिकल, मान लो सल्फाइट रेडिकल, मान लो नाइट्रेट रेडिकल, मान लो नाइट्राइट रेडिकल है, मान लीजिए फॉस्फेट है, फॉस्फाइट है, तो इसमें क्या सीन है बताइए। तो वी वुड हैव Li2SO4। तो यहाँ पे सीन क्या आ रहा है कि मैम लिथियम का चार्ज Li+1 है और सल्फेट का चार्ज SO4-2 है, तो एक छोटा है एक बड़ा है। अगर मैं क्रिस क्रॉस करूँ तो ये बनेगा Li2SO4। और इसी ग्रुप में अगर आप देखो तो Na+1 है और SO4-2 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na2SO4। हम्म। ये बन जाएगा K2SO4। ये बन जाएगा Rb2SO4। ये बन जाएगा CH2SO4। ऐसे बन जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो क्या बनेगा, Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4, CH2SO4। तो डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो क्या होगा कि मैम साइज, लिथियम का साइज कैसा रहेगा बताइए। ये लिथियम का साइज हमारा कैसा है, छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर बड़ा बड़ा। तो डाउन द सीरीज जब हम जा रहे हैं, डाउन द सीरीज जब हम जा रहे हैं तो साइज ऑफ कैटायन तो बढ़ता जा रहा है। और एनायन सब में सल्फेट ही है जो कि बिग एनायन की कैटेगरी में लाया करता है। और अगर वो बिग एनायन की कैटेगरी में लाया करता है, इसका क्या मतलब है कि कि अगर वो वो बिग ज्यादा एनायन, स्टेबल लैटिस बना सकता है ज्यादा एलिमेंट्स के साथ। हाँ, तो फिर वो ज्यादा बड़ा स्टेबल लैटिस बना सकते हैं ज्यादा उनके साथ। तो यानी कि जो मैम। ये लास्ट वाला लैटिस है ये स्ट्रॉन्ग है। मैम आप 2 मिनट दे सकते हो, आई जस्ट बी बैक वॉशरूम यूज या करके। श्योर। ऑलराइट, ठीक है। अब नीचे जाते जाते हो क्या रहा है, देखो नीचे जाते जाते ऐसा हो रहा है कि एनायन तो बड़ा है, कैटायन भी बड़ा है। तो बिग कैटायन और बिग एनायन की हाइड्रेशन कैसी होती है, हाइड्रेशन बहुत ही कम होती है। और जब बिग कैटायन और बिग एनायन की हाइड्रेशन बहुत ही कम होती है तो उसका मतलब हम्म। क्या है, लैटिस स्ट्रांग होता जा रहा हाँ। है ना। लैटिस स्ट्रांग है पर हाइड्रेशन कम है। तो पानी में हाँ। हम ये इनको जब डालेंगे तो डिसॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। अब जब डिसॉल्व करना बहुत मुश्किल है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2SO4 इज लेस देन Rb2SO4। मतलब इसकी सॉल्बिलिटी सबसे कम है, फॉलोड बाय K2SO4, फॉलोड बाय Na2SO4, फॉलोड बाय Li2SO4। यस और नो। डू यू अंडरस्टैंड अपॉइंट।
बात समझ नहीं। ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर आती है, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी आ जाएगी Li2SO4 की, है ना? सही बात है, क्योंकि लैटिस एनर्जी उसकी सबसे वीक है हाँ, यस और मैम, Li समझ प्लस की गए। हाइड्रेशन बहुत ज्यादा है। भाई देखो, SO4 की हाइड्रेशन भी तो सबसे मिनिमम हो सकती है ना। SO4 की जो हाइड्रेशन है वो भी मिनिमम तो हो नहीं सकती, वो भी कुछ तो वैल्यू देगी। बात समझ में आई कि नहीं? बताओ। So this will be CS2SO4, हम this shall गए। be Rb2SO4, this shall be K2SO4, this shall be Na2SO4, this shall be Li2SO। तो ये हमारा क्या रह जाएगा? ये हमारा रह जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। आया ना? सही है। तो हाइड्रेशन एनर्जी का ये रोल है। तो अपने को यस किसी भी मैम, लैटिस गॉट को, इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ Li2CO3 की सॉल्युबिलिटी बता दो और K2CO3 और ऐसा, तो क्लोराइड का केस थोड़ा सा डिफरेंट आता है। क्लोराइड में कुछ एक्सेप्शन हो जाती है, तो वो हम सबसे एंड में पढ़ेंगे। दिस विल बी Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और CS2CO3। तो आप ये चीज देखो कि हमारे पास Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3, ये क्या है? ये बेसिकली हमारे ऐसे आ, है Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, ये ऐसे सॉल्ट्स हैं हम्म। हमारे जो क्या कर रहे हैं, जो हम्म। क्या कर रहे हैं बताओ। कि भाई मैम, इनका सीन ये है कि कार्बोनेट कम्स इन द बिग कैटेगरी, तो कैटायन का साइज हम्म। बढ़ता जा रहा है, पर एनायन हम्म। वही है हमारा। तो आई होप हम्म। यूर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास यहाँ पर ऐसे 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 साइज बढ़ता जा रहा है। यस मैम। कंसेप्ट समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, ऐसा। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और CH2CO3, इस तरीके का स्ट्रक्चर कुछ तो रहता है। समझ में आ गई बात? तो सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी किसकी है? इसकी, क्योंकि इसका लैटिस सबसे वीक है। इसका सॉरी, इसकी सॉलिबिलिटी सबसे कम है, सॉरी, इसकी सॉलिबिलिटी सबसे कम है। क्योंकि सीजियम कैसा है? सीजियम बहुत ही पॉजिटिव है, बड़ा है ना? सीजियम बहुत ही बड़ा है और कार्बोनेट बहुत ही छोटा है। तो इसकी जो लैटिस एनर्जी है वो कैसी है? बताओ। इसकी जो लैटिस एनर्जी है वो कैसी है? वी वुड हैव दिस लैटिस एनर्जी। तो अगर हम CH2CO3 की बात कर ले तो क्या होगा मुझे बताइए। तो वी वुड हैव CH2CO3। इसकी लैटिस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है पर हाइड्रेशन बहुत कम है, तो सॉल्युबिलिटी इसकी लीस्ट होगी। सेम ऑर्डर लगा रहे हैं, ओके कि मैम, कैटायन अंडरस्टूड। का साइज बढ़ गया है या। ना? तो दिस इज ऑल अबाउट द लैटिस एनर्जी। दिस इज ऑल अबाउट द लैटिस एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और इसमें कुछ भी नहीं है। सही बात है। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या आता है? वी वुड हैव दिस लैटिस एनर्जी, वी वुड हैव दिस हाइड्रेशन एनर्जी, ऑल ऑफ इट। अब यहाँ कहानी क्या है? देखो, सही बात है। दिस इज वन पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? ध्यान से देखो। ठीक है, दिस इज हाइड्रेशन एनर्जी, तो हमने ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है, विच इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हम कहते हैं कि इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। तो बेसिकली इट इज एन एंडोथर्मिक एनर्जी।
एंडोथर्मिक एनर्जी का मतलब क्या होता है कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड gaseous atom. So what is ionization energy? It is the energy required to remove the electrons from its isolated gaseous atom. ठीक है, कि हमें इसके isolated gaseous atom से energy release करानी है. This is ionization energy. So what is ionization energy? It is endothermic energy required to remove the electron from its isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom का मतलब एक एटम यहाँ है तो एक एटम है, मतलब एक दूसरे के ऊपर दोनों का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है. बहुत ही बेयर मिनिमम कोई इन्फ्लुएंस है तो है, नहीं तो कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है. When I just give me a second. चलो ठीक है, अब देखो तो कहानी क्या है इसके अंदर. Am I audible properly, Vinay? Am I audible? Yes, ma'am. Hello. Okay. Now see, अब देखो ionization energy का सिस्टम क्या है. मैम इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम. ठीक है, अब आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि भाई हमें यहाँ पर क्या करना है, एटम्स को इतना दूर दूर करना है कि एक न्यूक्लियस है और उसके इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे एटम का अपना न्यूक्लियस है और उसके इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो भी इस पर पहुंच रही है वो अपने इलेक्ट्रॉन तक तो पहुंच रही है, पर उसकी अट्रैक्शन अपने इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच नहीं रही है. मतलब इतने दूर दूर एटम है कि एक एटम का इन्फ्लुएंस दूसरे एटम तक पहुंच ही नहीं रहा. इज व्हाट आयोनाइजेशन एनर्जी इज. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब है कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम. अब आप समझो, और इसको हम क्या बोलते हैं कि दिस इज बेसिकली नथिंग बट व्हाट एंडोथर्मिक एनर्जी. ठीक है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज बेसिकली एंडोथर्मिक एनर्जी. ठीक है, अब अगर ये एंडोथर्मिक एनर्जी है तो क्या होगा, मुझे बताइए. मुझे बताइए कि अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एंडोथर्मिक होगा तो कैसे होगा, ध्यान से देखो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया एल्यूमिनियम का, तो इसमें एक नोट करके हम और चीज लिखते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड सक्सेसिवली. सक्सेसिवली का मतलब स्टेप बाय स्टेप. इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड सक्सेसिवली यानी कि स्टेप बाय स्टेप. सही बात है. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड सक्सेसिवली स्टेप बाय स्टेप, इसका क्या मतलब है कि मैम एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज 13, कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग बट 283. तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 है ना. तो हमने क्या करा, हमने हीट दे दी. तो जब हमने हीट दे दी तो क्या होगा मुझे बताओ कि वी वुड हैव दिस एटम, ये ऐसा है.
तो हमारे पास ये एक एटम है, इसके न्यूक्लियस में हमारे यहाँ पर 13 प्रोटॉन्स है, और हमें पता है कि इसकी शेल्स में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, और हमें पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर हैं और 3 यहाँ है। सही बात है, हाँ या ना बताइए। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई 13 प्रोटॉन्स इक्वल टू 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शुरू शुरू में। तो हमने बोला कि एक प्रोटॉन का चार्ज +1, तो 13 प्रोटॉन्स का चार्ज +13, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, तो 13 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज -13। तो नेट चार्ज हमारा यहाँ पर निकल के आ गया टू बी इक्वल टू 0, हाँ या ना। अब जब नेट चार्ज यहाँ पे निकल कर आ गया इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है कि मैम एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन हमने क्या करा, हमने इसे हीट दिया। अच्छा, हमें ये भी पता है कि जो भी एटम्स हैं वो गोल 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 घूम ही रहे हैं, है ना। और अगर ये एटम्स गोल 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 घूम ही रहे हैं, इसका क्या मतलब है मुझे बताइए। कि अगर ये एटम्स गोल 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 घूम रहे हैं, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पार्ट, जस्ट टेल मी। कि अगर ये एटम्स गोल गोल घूम रहे हैं, इसका क्या मतलब है बताइए। कि हीट देने पर देयर इज डेफिनेटली सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज एक्टिंग इनसाइड। कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है अंदर की तरफ, और कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बाहर की तरफ भी लग रही है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को धागे में बांध के थ्रेड में डाल के ये स्टोन घुमाते हैं, तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि स्टोन के चक्कर में ये धागा गोल 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 घूमता है। बताइए हाँ ना। अगर ये धागा गोल 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 घूमता है, इसका क्या मतलब है मुझे बताइए। कि मैम ये धागा, ऑब्वियस सी बात है, बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और क्योंकि ये धागा बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि क्योंकि ये धागा बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि जब ये धागा बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, सो देयर हैज टू बी सम फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड्स, बिकॉज ये कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है एट अ फास्ट स्पीड। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोलो हाँ ना। तो जब हम इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से देयर कम्स अ चांस दैट दिस थ्रेड Mm-hmm. might snap out. You understand my point? And when this thread snaps out, what exactly do you think is going to happen? कि अगर ये थ्रेड स्नैप आउट हो जाएगा, इसका क्या मतलब है कि मैम ये बॉन्ड हमारा टूट जाएगा, है ना। और जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यही हाल हमारे इस इलेक्ट्रॉन का भी है। कि अगर आपने इसको हीट दे दी, तो बताइए क्या होगा। अगर आपने इसको हीट दे दी, तो हीट देने पे क्या होगा कि हीट देने पे हम हीट देंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को, और जब हमने हीट दी इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो हीट देने पे हुआ क्या कि ये इलेक्ट्रॉन्स गोल 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 घूमने लग गए। और जब इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमने लग गए, तो इन पे क्या होगा, एक आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगनी चाहिए। और अगर एक आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, तो इनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स और आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल इनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स और आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल बराबर है। Balance. लेकिन अगर मैंने बाहर से हीट दे दी, तो क्या होगा बताओ। अगर मैंने बाहर से हीट दे दी, तो क्या होगा। हीट देने पे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाएगी, Mm. और इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन्स गोल 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 घूमेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैम आउटवर्ड फोर्स बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आउटवर्ड फोर्स जो है हमारे पास, दिस आउटवर्ड फोर्स विल इंक्रीज देन द इनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स।
और क्योंकि आउटवर्ड फोर्स विल इंक्रीज ड्यू टू द इनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स, तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, बताइए। कि क्योंकि आउटवर्ड फोर्स बढ़ जाएगी देन द इनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स, तो हेंस व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? जस्ट टेल मी कि मैम एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो आप सोचो, Yes. पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मान लीजिए मैंने हीट की फॉर्म में 100 जूल्स की एनर्जी दी, तो मैं बोलूंगी दिस शैल बी माय आयोनाइजेशन एनर्जी 1। तो दिस शैल बी माय 100 जूल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी 1। कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो बताइए। ठीक है, तो ये लॉजिक अपने को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 हमने दी, और अब क्या हुआ? कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि मैम प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस से तो कुछ जा नहीं रहा, न्यूक्लियस से तो कुछ जा नहीं रहा। यहाँ पे क्या है? यहाँ 13 प्रोटॉन्स है, और यहाँ पे हमारे पास 2, 8, और इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए? दिस वुड बी 2, दिस वुड बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 8 और 3 इलेक्ट्रॉन्स ही थे, अब 2, 8, 2 रह गए। मतलब प्रोटॉन्स अभी 13 है पर इलेक्ट्रॉन्स अभी 12 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 12 इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 13 प्रोटॉन्स की लग रही है, हेंस एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 13/12 प्रोटॉन्स की लग रही है। आप समझ रहे हो? तो लॉजिक का बेसिक मतलब यही है कि भाई मैम, अगर हम कह रहे हैं कि 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, शुरुआत में क्या था? शुरुआत में ये था कि 13 इलेक्ट्रॉन्स वर बीइंग अट्रैक्टेड बाय 13 प्रोटॉन्स। यू अंडरस्टैंड? 13 इलेक्ट्रॉन्स वर बीइंग अट्रैक्टेड बाय 13 प्रोटॉन्स। बट अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है कि मैम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पे देयर बाय पहले एक प्रोटॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, एक इलेक्ट्रॉन पे पहले एक प्रोटॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, है ना? अब क्या हो रहा है? अब हो ये रहा है कि मैम 12 इलेक्ट्रॉन्स पे 13 प्रोटॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे 13/12 प्रोटॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कंसेप्ट क्लियर होगा या नहीं बताइए? मैम पक्का समझ क्लियर में आ है। गया कि नहीं? हम्म। आया ना? तो ये कॉन्सेप्ट अपने को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि वी वुड हैव 13 इलेक्ट्रॉन्स एंड वी वुड आल्सो हैव। अब ऐसा हो गया, अब आप सोच के देखो, जब 12 इलेक्ट्रॉन्स पे 13 प्रोटॉन्स थे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे 13/12 है, तो पहली बात इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स आपका एटॉमिक नंबर है, दैट इज जेड, और नीचे है इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको बोला जाता है Z/E रेशियो। व्हाट इज इट कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड Z/E रेशियो। सही बात है। तो पहले Z/E रेशियो जो आ रहा था वो आ रहा था 1, मतलब 13 प्रोटॉन बटे 13 इलेक्ट्रॉन। तो पहले Z/E रेशियो आ रहा था 1। ऐसा ना पड़े। तो यहाँ पे हम क्या बोले? यहाँ पे हम क्या बोले बताइए? तो यहाँ पे 13/12 आ गया, दैट मीन्स दिस वुड बी Z/E। आई यू अंडरस्टैंडिंग? बताइए। ठीक है, तो अब अगली बार, तो आप ऐसे समझो कि भाई मान लो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन सब पे चला गया, थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन सब पे चला गया, है ना? तो जो अट्रैक्शन इस एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा था, ये रेड वाला इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ते ही क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन सब पे चला गया। और क्योंकि थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन सब पे चला गया, तो इसका क्या मतलब है कि मैम एक इलेक्ट्रॉन पे 13/12 था, तो एक इलेक्ट्रॉन के जाते वो जो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बचा, उसकी अट्रैक्शन सब पे बढ़ गई, यानी कि पर इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, पर इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? आई एम अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब क्या होगा? अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भाई मेरे को और हीट देनी पड़ी। ठीक है, मुझे अगली बार और हीट देनी पड़ी। मान लीजिए मेरे को पहले लग रही थी कितनी हीट? मान लीजिए मुझे लग रही थी 100 जूल्स, तो अब की बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ लिया गया। इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ लिया जाए तो मैं ऐसा बोलूंगी कि एल्यूमिनियम से छोटा साइज है किसका? एल्यूमिनियम +1, क्योंकि +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, एल्यूमिनियम से छोटा साइज है एल्यूमिनियम +1 का। ठीक है, अब क्या होगा मुझे बताओ? एल्यूमिनियम से जब छोटा साइज एल्यूमिनियम +1 का है, तो और क्या होगा? क्या मैम उससे भी छोटा साइज एल्यूमिनियम +2 का हो जाएगा?
क्यों? क्योंकि अगली बार मुझे हो सकता है 130 जूल की हीट लगानी पड़े। यू अंडरस्टैंड पॉइंट? तो वी वुड हैव 130 जूल्स की हीट, और 130 जूल्स की जो हीट हमारे हम्म पास है वो हीट हमने इसको हम्म दी, तो ऑब्वियसली वही वाला हुआ, हीट मिली, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक हम्म एनर्जी बढ़ी, आउटपुट हाँ फोर्स बढ़ी, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी छोड़ हम्म के चला गया। पर अब हम्म। की बार सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना था, वो हमारे लिए और मुश्किल था पहले इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन कैसा था? पहला इलेक्ट्रॉन वाज व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन इट वाज? तो पहला इलेक्ट्रॉन जो था हमारा, वो हमारा आसानी से निकल गया क्योंकि ओवरऑल एटम न्यूट्रल था, तो पर इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही थी। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो अब क्या हो रहा है? अब हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी ज्यादा आ रही है पर इलेक्ट्रॉन। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ज्यादा आने लग गई, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी, तो इलेक्ट्रॉन निकालना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। सही बात है, हाँ या ना? बताइए। तो यहाँ से एक रूल समझ में आया कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना इज मुश्किल, हेंस आयोनाइजेशन हम्म एनर्जी 2 वुड बी डेफिनेटली ग्रेटर देन be higher than आयोनाइजेशन ionization energy. एनर्जी। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो हीट हम दे रहे हैं, ये हीट हम गैसियस स्टेट में दे रहे हैं। मतलब हमने पहले एल्यूमिनियम को गैसियस स्टेट में कैसे भी करके लाया होगा, ठीक है? और फिर जब दोबारा से एक और इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब हमारे पास हाल क्या हो जाएगा? अब हमारे पास हाल क्या हो जाएगा? अब हमारे पास हाल हो जाएगा कि मैम इलेक्ट्रॉन्स बचे 11, क्योंकि अब ग्रीन इलेक्ट्रॉन में चला गया, और प्रोटॉन है 13। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स पे कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है? 13। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है? 13/11। तो यहाँ पर क्या बनेगा? बताइए। यहाँ पर क्या बनेगा? दिस वुड बी 13/11, यानी कि अप्रोक्सीमेटली बनेगा मेरे पास 1.18 प्रोटॉन्स पर इलेक्ट्रॉन। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? I'm तो पर understand. इलेक्ट्रॉन और फोर्स बढ़ गई, है ना? अब दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो प्रोटॉन ऐसे बच गए जिनके लिए कोई और इलेक्ट्रॉन है नहीं अपने पास। तो 13 में से अगर हम देखें तो हमारे पास न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस में से आप सोचो 11 प्रोटॉन्स हैं और दो प्रोटॉन्स थे। तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास एक शेल ये है, दूसरी शेल ये है, ऐसे करके बहुत सारी शेल्स है। सही बात है। अब ये जो शेल्स हमारे पास है ना, ये जो शेल्स हमारे पास है, इनका सीन क्या है बताइए? इनका सीन ये है कि मैम हमारे पास अगर ये शेल्स हैं, दिस विल बी 13 प्रोटॉन्स, और यहाँ पे 283 थी। अब 283 में से हुआ क्या? टू ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और थ्री का अगर हम बात करें, तो थ्री की बात में क्या होगा कि मैम दो ही, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, दो इलेक्ट्रॉन्स तो लॉस्ट हो गए, दो इलेक्ट्रॉन्स तो लॉस्ट हो गए। अब दो इलेक्ट्रॉन्स अगर लॉस्ट हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा चला जाएगा। हाँ या ना? सही है। अब अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो व्हाट वुड दैट मीन? जस्ट टेल मी। अब अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, इसका क्या मतलब है मुझे बताइए? कि मैम अगली बार हो सकता है मुझे 200 जूल की हीट देनी पड़े, और 200 जूल की हीट देने के बाद ही थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि हीट हम्म देने पर अगेन उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इनवर्ट अट्रैक्टिव फोर्स है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, रिपल्सिव फोर्सेस यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, और फिर वो इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के चला जाएगा। और फाइनली Al+3 जो है उसमें शेल ही खत्म हो जाएगी, और बची ले देखिए बहुत दो ही शेल, तो उसका साइज और छोटा हो जाएगा। हाँ या ना? तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, फिर हमारे पास एल्यूमिनियम+1 है, फिर हमारे पास एल्यूमिनियम+2 है, और सबसे छोटे साइज में कौन है? एल्यूमिनियम+3 है। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं? तो अगर हम इसकी बात कर ले, तो हमारे पास Al है, फिर हमारे पास क्या है? Al+1 है, फिर हमारे पास Al+2 है, और फिर हमारे पास Al+3 है। बताइए, इज दिस पार्ट क्लियर और नो? कंसेप्ट क्लियर है या नहीं? बताइए। सही बात है। तो हम यहाँ से क्या बात करेंगे कि भाई Al है, Al+1 है, ये तो है ही। तो पॉइंट इज कि Al आ गया, Al+1 आ गया, Al+2 आ गया, Al+3 आ गया।
तो ऐसे करके हमारे पास ये पूरा क्या आ जाएगा, ऐसे करके हमारे पास पूरा 200 जूल्स का आ गया। तो हम पहली बात क्या समझ रहे कि Yes. जैसे जैसे कैटायन है तो कैटायन साइज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, दैट इज कंडीशन वन। कंडीशन टू कि जैसे जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर साइड चार्ज बढ़ता जाएगा तो मोर द पॉजिटिव चार्ज मोर वुड बी Z by E रेशियो, यानी कि देयर वुड बी, दैट इज देयर वुड बी मोर force of attraction per electron, there would be more force of attraction per electron, सही है। और अगर there is more force of attraction per electron, what would that mean? If there is more force of attraction per electron, what would that mean? So that would be more Z by E ratio. अगर more Z by E ratio है तो per electron, so there would be more force of attraction per electron. और अगर more force of attraction है per electron, इसका मतलब क्या बताइए। अगर more force of attraction है per electron तो more Z by E ratio है, ठीक है। तो more positive charge, more Z by E ratio, and hence smaller the size. Mm-hmm. Okay, ma'am. You understand my point? The cation size is always smaller than the parent atom. More positive charge, more Z by E ratio. There would be more force of attraction per electron, and hence smaller would be the size. तो Al plus 3 का अगर मैं साइज की बात करूं तो Al plus 3 सबसे छोटा, then Al plus 2, then Al plus 1, and then Al. Is this part clear or no? Just tell me that. ठीक है, तो सबसे छोटा हमारे पास ये होगा। Is this part clear or not? Just tell me. बताइए, समझ में आ गई बात तो बताइए, कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताइए, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी दैट, ठीक है। तो ये हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है, और यहां से हम क्या लिखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी 1 से ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी 2, और उससे ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी 3। अब बात ये आती है कि मैम अगर आप एल्यूमिनियम का केस देखो तो उस केस में हमारे पास एंड में हुआ ये कि 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 13 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 13 प्रोटॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 13/10 प्रोटॉन थे। बोलो हाँ ना। 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 13 प्रोटॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 13/10, यानी कि 1.3 प्रोटॉन्स आ रहे थे पर इलेक्ट्रॉन। यू अंडरस्टैंड पॉइंट। Um, तो अगर 1.3 प्रोटॉन्स आ रहे थे पर इलेक्ट्रॉन, इसका क्या मतलब है कि अगर वी हैव 1.3 प्रोटॉन्स पर इलेक्ट्रॉन, व्हाट वुड दैट मीन? टेल मी। इफ वी हैव 1.3 प्रोटॉन्स पर इलेक्ट्रॉन, व्हाट वुड दैट मीन? टेल मी। That if we have 1.3 protons per electron, it would clearly mean कि मैम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Z by E बहुत ज्यादा है। अब आप ये चीज देखो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन में 1.3 प्रोटॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहुंच रही है, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे 1.3 प्रोटॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहुंच रही है, तो क्या होगा, क्या होगा कि मैम इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ रहा है कि अगर चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात चलती है तो हमारे पास हीट हाँ. तो बहुत है, लेकिन वो हीट Mm, से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हीट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, जो कि सरफेस ऑफ mm, अर्थ पे अवेलेबल है। अब अगर वो सरफेस ऑफ mm, अर्थ पे अवेलेबल नहीं है ना, अगर वो सरफेस ऑफ अर्थ पे अवेलेबल mm, नहीं है, इसका क्लियर मतलब क्या है कि इफ इट इज नॉट अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट क्लियरली मीन्स व्हाट, कि अगर वो सर्विस ऑफ अर्थ पे अवेलेबल नहीं है, इसका क्लियर कट मतलब ये होता है कि मैम हमें सन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हीट लाखों mm. किलो जूल होती है, और हमारे पास ऐसा कोई फ्यूल नहीं है ऑन डेट कि हम उस फ्यूल से उस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, है ना। तो अगर आप सोचो कि कोयला जला लो, लकड़ी जला लो, कुछ भी जला लो, बट दैट इलेक्ट्रॉन वोंट बी रिमूव्ड इजीली, वो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकलने वाला नहीं है। तो हम ये बोल रहे हैं कि कैटायन का साइज जो है ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, and more the positive charge, more Z by E ratio would be there.
Are you understanding my point? बात समझ में आ गई तो बताइए। तो यानी कि इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एटम टू एक्चुअली लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एटम टू एक्चुअली लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एटम टू एक्चुअली लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम हम कितने लूज करा पाते हैं? मैक्सिमम ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी लॉस्ट। और ये किसका कंस्ट्रेंट है? इज इट एटम्स कंस्ट्रेंट कि वो चौथा लूज नहीं कर पाता, या इज इट आर कंस्ट्रेंट? ये हमारा कंस्ट्रेंट है कि भाई हम उतनी हीट नहीं दे पाते ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। शायद ऐसा हो सकता है कि किसी और प्लैनेट पे 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, शायद मरकरी पे निकल जाए क्योंकि वो क्लोजेस्ट टू सन है, तो उस पर इतना हीट है। या सन में तो निकल ही जाता है, जैसे सन में आपने कभी पढ़ा होगा कि हीलियम+2 आयंस निकल जाते हैं। तो अगर सन में हीलियम+2 आयंस निकल जाते हैं, इसका क्या मतलब है मुझे बताइए? कि अगर सन में हीलियम+2 आयंस निकल रहे हैं, तो इसका मतलब हीलियम तो नोबल गैस है। अब हम कहते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ तो हम हीलियम आयन भी नहीं बना पाते, बट हीलियम आयन होता तो है। तो अगर हीलियम आयन होता है, इसका मतलब क्या है? कि भाई सरफेस पे हीलियम आयन अपने पास है, एंड दिस वुड बी अ हीलियम आयन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है? बताइए। तो वी वुड हैव अ हीलियम। कॉन्सेप्ट क्लियर? So I hope you're understanding that this would be maximum only 3 electrons would be there, can so be lost. Maximum 3 electrons can be lost. That is the concept. Is this part clear or not? Just tell me that. सही बात है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट सेज दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एटम टू एक्चुअली लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड मैक्सिमम ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी लॉस्ट। ठीक है, और ये कंस्ट्रेंट हमारे एटम का है क्योंकि उसमें पर इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाती है। तो दिस इज गोइंग टू बी माय आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी। इतना पार्ट समझ में आ गया अच्छे से तुमको? ठीक है, अब आप ये देखो yes, कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी समझ आ गई, तो हमें ये पता है कि हर ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम यहाँ जा रहे हैं। तो लिथियम के अंदर क्या है? साइज 2 1 है, सोडियम में साइज 2 8 1 है, पोटेशियम में साइज 2 8 8 1 है, यानी कि एक एक सेल बढ़ती जा रही है। तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जा रहा है, तो उसके चलते होगा क्या मुझे बताइए? क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है, तो उसके चलते इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है ना? तो हम क्या बोलेंगे कि डाउन द ग्रुप एज द डाउन द ग्रुप एज द ionization energy increases, down the group as the size increases, down the group as the size increases, क्या होता है बताइए? Down the group as the size increases, ठीक है, the valence electron is far away from the nucleus, सही बात है, is far away from the nucleus। और क्योंकि वो far away from the nucleus है, ठीक है, क्योंकि वो far away from the nucleus है, so it is easy, the electrons can be easily removed. Electrons can be easily removed. I hope you're understanding. So down the group, electrons can be easily removed. Are you understanding? और अगर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजीली रिमूव्ड, इसका मतलब hmm. कि डाउन द ग्रुप एज द साइज इंक्रीजेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फार अवे फ्रॉम द हाँ, न्यूक्लियस, क्योंकि क्योंकि वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाता है ना, तो कम फिर होता है, तो इजीली रिमूव। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घट रहा है।
तो ionization energy down the group decrease, down the group decreases। ठीक है, तो ionization energy जो है वो down the group decrease हो जाता है। Is this part clear? सही बात है तो बताइए। ठीक है, ionization energy down the group decreases, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? So we would have lithium, we would have sodium, we would have potassium, we would have rubidium, we would also have cesium. So down the group, as the size increases, the value of the electron is far away from the nucleus and its electrons can be thereby easily removed. कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताइए, कोई दिक्कत इसके अंदर? ऐसे ही आप देखिए अलोंग द पीरियड हम जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ कि बेरिलियम है ना, अच्छा इसमें एक चीज और देखो कि फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो रहती है हमारी, द फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज टू स्टेबल to be broken down. So if it is too stable to be broken down, that clearly means what? If it is too stable to be broken down, that exactly means what? That ma'am, that Ionization energy is very fully high. filled configurations. Yeah, so fully filled configurations and half filled configurations. Fully filled configurations and half filled configurations are highly stable and it is difficult to remove electrons from these configurations. आपको ये चीज समझना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल बात बोलती हूँ। मैंने बोला मैंने बोला कि मेरे पास लिथियम है और मेरे पास बेरिलियम है। तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। तो अगर अलोंग द पीरियड हम जा रहे हैं, है ना, अगर अलोंग द पीरियड हम जा रहे हैं तो हम एक बात समझते हैं कि साइज अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस। Hmm. हमने ये पढ़ा है कि एटॉमिक रेडियस साइज अलोंग द पीरियड डिक्रीज, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्या पढ़ा है? साइज अलोंग द Period decrease. पीरियड Yes. डिक्रीजेस। तो साइज घट रहा है, तो हमें तो ये पता है कि भाई अलोंग द पीरियड साइज घट रहा है। लेकिन जो मेजर डिसीजन लिया जाता है ना, वो लिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल ऑलवेज डोमिनेट ओवर एनीथिंग एल्स। डाउन द ग्रुप साइज डोमिनेट करता है, डाउन द ग्रुप के हम सारे डिसीजन साइज से लेते हैं और अलोंग द पीरियड के सारे डिसीजन हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेते हैं। ये एक केमिस्ट्री का फैक्ट है जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी इजी कर देगा अगर आप ये बात याद रखें कि along the period you take all the decisions according to electronic configuration and electronic, and down the group you take all the decisions depending upon the size of atoms. Okay, if down the group you take all the decisions depending upon the size of atoms. तो my point here is कि अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो साइज ऑफ एटम्स के हिसाब से आप डिसीजन लो। अब क्या कहानी है ध्यान से देखो कि मैम वी हैव लिथियम बेरिलियम, ऐसा चल रहा है। तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, Hmm. बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। तो अगर Yes. लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s1 और बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2, ठीक है, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन वुड बी व्हाट 1s2 2s2। तो ये मेरे पास है 1s2 2s1 और बेरिलियम रहेगा कितना, बेरिलियम रहेगा 1s2 2s2। तो आप ये चीज समझो कि लिथियम से बेरिलियम जाते समय क्या हो रहा है। लिथियम से बेरिलियम जाते समय क्या हो रहा है कि 1s2 2s1 है और बेरिलियम पे जब हम पहुंच गए तो 1s2 2s2 है। तो होगा ये कि मैम 2s1 इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 इज फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है? बेरिलियम में से। उसके कारण क्या क्या है? एक तो सीधी बात है कि भाई मैम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अगर देख रहे हो तो बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स हैं और यहाँ पे 2 एंड 2 है। लिथियम के न्यूक्लियस में हमारे पास 3 प्रोटॉन्स हैं और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है। आई यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे मेरे पास 2 और 2 कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे मेरे पास 2 और 1 है।
एक चीज तो ये लिथियम है, और वो क्या है, बेरिलियम है। You would have lithium and you would also have beryllium, तो नहीं। तो Yes. सीधी सी बात है, 4 प्रोटॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा पहुंचेगी और 3 प्रोटॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम पहुंचेगी। ऑल्सो हमने पता है कि अलोंग द पीरियड साइज घटता भी है। तो अगर अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज, इसका मतलब क्या है बताइए? अगर अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि मैम 4 प्रोटॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचेगी। और अगर 4 प्रोटॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचेगी तो हम कहेंगे कि भाई ये साइज हमारा घट जाएगा। ऑल्सो यू अंडरस्टैंड कि मैम यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स है और यहाँ पे मेरे पास 4 प्रोटॉन। अगर यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स है और अगर यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स है तो क्या होगा मुझे बताइए? कि मैम इधर इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी फुल्ली फिल्ड है, तो कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर भी हो गया और न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर भी हो गया। क्या न्यूक्लियर हम्म, चार्ज अलोंग द पीरियड बढ़ता है, हाँ, साइज छोटा होता है। साइज हम्म, छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्लोज आ रहा है, क्लोज टू न्यूक्लियस आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन अगर क्लोज टू न्यूक्लियस आ रहा है तो साइज घट रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो हर लिहाज से अगर हम देखें तो क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज घट रहा है, इलेक्ट्रॉन इज कमिंग क्लोजर टू द न्यूक्लियस आ रहा है। हेंस व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ठीक है, सो दैट वुड बी द पॉइंट। करेक्ट है? इज इट क्लियर? तो उसके हिसाब से हमारे पास ये आ जाएगा। सही बात है। ऑल्सो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉन्फ़िगरेशन की बात आ गई कि भाई कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, फुल्ली फिल्ड। तो हर लिहाज से ये हमारे फैक्टर इसी को फेवर कर रहा है कि भैया बेरिलियम का ही इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। अब आप सोचो बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, मतलब उसके न्यूक्लियस में है 5 प्रोटॉन। अब बात को समझो कि लिथियम से अगर हम जा रहे हैं बेरिलियम से जा रहे बोरॉन, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p1। तो अगर मेरे पास है कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, इसका क्या मतलब मुझे बताइए? तो दिस वुड बी, दिस शैल बी 1s2 2s2 2p1। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 हम्म, 2s2। हम्म, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 1s2 2s1। आया ना? ठीक है। अब बताओ, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, लेकिन मैंने क्या बोला था, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डोमिनेट करती है। और आप सोच के देखो, न्यूक्लियस के पास 2s होता है और 2p थोड़ा दूर होता है। इसको कहने का तरीका क्या होता है कि 2p इज लेस पेनिट्रेटेड। तो जो लेस पेनिट्रेटेड है मतलब वो न्यूक्लियस की तरफ नहीं है। ठीक है, तो 2p कैसा है? 2p इज लेस पेनिट्रेटेड। तो इफ 2p इज लेस पेनिट्रेटेड इसका मतलब क्या है? इफ 2p इज लेस पेनिट्रेटेड इसका मतलब क्या है? बताओ, बोलो। इफ 2p इज लेस पेनिट्रेटेड मतलब 2p इज नॉट दैट क्लोज टू न्यूक्लियस। और 2s जो है दैट इज डेफिनेटली क्लोजर टू न्यूक्लियस। तो पहली बात तो 2p इज नॉट इवन हाफ फिल्ड, है ना, नॉट इवन फुल्ली फिल्ड। और दूसरा, दूसरा क्या सीन है कि 2p इज नॉट इवन हाफ फिल्ड, 2p इज नॉट इवन फुल्ली फिल्ड। और दूसरी बात ये कि क्योंकि ना ही वो हाफ फिल्ड है ना ही वो फुल्ली फिल्ड है ना। और दूसरी बात क्या, कि ना ही हाफ फिल्ड ना ही फुल्ली फिल्ड। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग कि वो लेस पेनिट्रेटेड भी है 2p। तो यहाँ पे भी बेरिलियम की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा रहेगी, इलेक्ट्रॉन निकालना बेरिलियम से ही मुश्किल रहेगा। तो आप इस बात को ऐसे समझ के चलो कि इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए मुश्किल कहाँ है।
इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए मुश्किल कहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना यानी कि आयनाइज एनर्जी देना किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है वो पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट, क्योंकि भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन एस से निकालना मुश्किल है और पी से निकालना, वी वुड हैव दी पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। देन वी वुड हैव दी एटॉमिक रेडियस, थर्ड वुड बी व्हाट, है ना, वी वुड हैव न्यूक्लियर चार्ज, हम्म फोर्थ फैक्टर वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फंडा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फंडा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फंडा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फंडा ये है कि न्यूक्लियर चार्ज है, एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट है, और एक हमारा फिफ्थ फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट याद है, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना ज्यादा चांसेस है क्या, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतने ज्यादा चांसेस है किस बात के, बताइए, उतने ज्यादा चांसेस किस बात के हैं, बोलिए। So we would have the penetration effect, we would have the atomic radius, we would have the nuclear charge, we would have the electronic configuration and screening effect. तो more the screening effect मतलब उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज रुक रहा है, और जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज रुक रहा है उतने चांसेस हैं किस बात के, कि मैम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल तक नहीं पहुंच रही। जैसे अगर आप देखो लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबीडियम है, फिर सीजियम है, तो डाउन द ग्रुप जब आप आते हो, डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो तो होता क्या है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने के कारण क्या होता है, जो हम्म, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, हाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो डाउन द ग्रुप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन द ग्रुप हमारी घटती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ गए। लिथियम का न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं मुझे बताइए, लिथियम के न्यूक्लियस में यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 है। सोडियम में कितने हैं बताइए, 11 प्रोटॉन्स है, तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 8 है, और यहाँ 1 है। तो आप सीधी बात है कि 11 प्रोटॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 281 तक पहुंचते पहुंचते 2 और 8 तो सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खा ही गए। तो अगर वो सारी की सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 281 खा गए, इसका मतलब क्या, कि मैम स्क्रीनिंग इफेक्ट का हाल अगर आप देखो तो दैट वुड बी व्हाट, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हम्म एंड डाउन द ग्रुप हम्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी घट रही है। तो स्क्रीनिंग हम्म इफेक्ट बढ़ रहा है, सारी की सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ हम्म अट्रैक्शन को इनर इलेक्ट्रॉन्स खा जा रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स खा जा रहे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रही है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रही है तो क्या होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रही है तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिक्रीजिंग, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम चीजें, तो साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रही है, तो हेंस आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट, बताइए। तो हियर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, बात समझ में आ गई है तो बताइए, ठीक है। मैम समझ आ गए। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिपेंडिंग अपॉन दीस फैक्टर्स। अब देखो, तो अगर हम हम्म अलॉन्ग द पीरियड अरेंज कर दें, तो हमने बोला हम्म लिथियम से ज्यादा है बेरिलियम की, बेरिलियम की ज्यादा है बोरॉन से। अब कार्बन पे आओ, तो कार्बन का यस मैम सीन क्या है, कार्बन का सीन ये है कि कार्बन में इसमें 6 प्रोटॉन्स, 5 प्रोटॉन, तो न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से तो ये बात बन रही है कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। फिर फिर देखो, तो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन आया ना, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, तो ये हो गया। अब यहाँ पे और हमारे पास फैक्टर क्या है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन आ गया। फिर क्या हो जाएगा मुझे बताओ, कि मैम अगर लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन आ गया तो यहाँ पे 5 प्रोटॉन है या 6 प्रोटॉन है, न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से कार्बन ज्यादा होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p1, और कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p2। तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी आ गई, 1s2 2s2 2p2। तो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी आ गई, 1s2 2s2 2p3।
तो नाइट्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन है मुझे बताइए? 7 प्रोटॉन है। तो कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब आप सोच के देखो, 2p में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बोरॉन में से भी, और 2p में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कहाँ से? कार्बन से भी। तो अगर बोरॉन से भी 2p से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और कार्बन से भी 2p से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और दोनों ही हाफ फिल्ड नहीं है, इक्वली पेनिट्रेटेड है, क्योंकि 2p Yeah. और 2p ज्यादा दूरी पे है नहीं, तो इक्वल पेनिट्रेशन इफेक्ट है। इक्वली पेनिट्रेटेड है, ठीक है, इक्वली पेनिट्रेटेड है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, और बोरॉन से कहाँ आ गए हैं? कार्बन में आ गए हैं। समझ में आ रही बात? तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फिर कार्बन, है कि नहीं? और बोरॉन के बाद कहाँ चला जा रहा है? कार्बन। कार्बन के बाद कहाँ चला जा रहा है? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की ज्यादा क्यों है? क्योंकि इक्वल पेनिट्रेशन फैक्टर, पर ये हाफ फिल्ड है, and half fill definitely gets an importance over another element. So this is going to be half fill. Are you understanding my point of view? So this shall be half fill. फिर कार्बन, नाइट्रोजन, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास? ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख लूं? 8 प्रोटॉन इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन। तो यू वुड हैव 1s2, 2s2, 2p6, 2p4। अब आप देखो 2p4 8 प्रोटॉन, न्यूक्लियस के हिसाब से हो रहा है 8 प्रोटॉन। 8 प्रोटॉन की फोर्स अट्रैक्शन Mm-hmm. ज्यादा है ना? और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2p3 है, यहाँ पे 2p3 है। तो 2p3 का मतलब क्या है? दिस वुड बी 2p3 एंड दिस वुड बी 2p4। तो नाइट्रोजन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी भी नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ही रहेगा, क्योंकि वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से निकल रहा है, एंड 2p4 इज नॉट हाफ फिल्ड। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड नहीं है, एंड ऑफ द स्टोरी, वो आपका बेसिक काम नहीं करेगी। समझ में आ गई बात? हो गई Yes, ma'am. बात? क्लियर है? तो ये कंसेप्ट अपने को बहुत अच्छी समझ में Mm. आया कि वी वुड हैव 1s2, वी वुड हैव 2s2, वी वुड हैव 2p3, ठीक है, वी वुड हैव 1s2, वी वुड हैव 2s2, वी वुड हैव Mm. 2p3, और ये मेरी Mm. हो जाएगी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन की ज्यादा क्यों? क्योंकि ना तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से फ्लोरीन की ही ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन से भी हम वेरीफाई करेंगे। 1s2, 2s2, 2p5, 2p5 जरूर है, बट फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड कुछ नहीं है। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p4, ना तो फुल्ली फिल्ड है ना ही हाफ फिल्ड है। तो अगर ना ही फुल्ली फिल्ड है ना ही हाफ फिल्ड है, तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ? 1s2, 2s2, 2p4, ना ही फुल्ली फिल्ड है ना ही हाफ फिल्ड। तो हम यहाँ से क्या समझे कि 1s2, 2s2, 2p4 है, यहाँ 1s2, 2s2, 2p5 है। Mm. इसका क्या मतलब है मुझे बताइए? बताइए इसका क्या मतलब है? वी वुड हैव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, Hmm. तो वी वुड हैव 1s2, 2s2, 2p4। तो इसका मतलब फ्लोरीन Mm. की ज्यादा है। अब नियॉन की Yes. ज्यादा क्यों है? नियॉन की डेफिनेटली ज्यादा इसलिए क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड 2p6 full है। filled. नाली, इस तरह से हम Hmm. ऑर्डर लगाते हैं। तो हमारे पास ऑर्डर क्या होना? लिथियम से ज्यादा बेरिलियम की, बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन की, ठीक है, फिर उससे ज्यादा कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की, और फिर नियॉन। कंसेप्ट क्लियर है या नहीं बताइए? फिर हम बात लोग. समझ में आई? Hmm. बोलो। So Yes, we ma'am. would have this kind of concept. So lithium, हाँ. beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. This would be the configuration. Yes, ma'am. You know, Hmm. Got. ठीक है। तो इस तरह से हम अलोंग द पीरियड एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। अब इसी तरह से आप देखो सोडियम की भी लगाएंगे, तो सोडियम से ज्यादा आयनेशन एनर्जी किसकी होगी? मैग्नीशियम की। हाँ. और उससे ज्यादा होगी एल्यूमिनियम की। मैग्नीशियम की कैसे हाँ. ज्यादा होगी एल्यूमिनियम की? क्योंकि हम्म. आपको पहला वापस हाफ इलेक्ट्रॉन फिल. निकालना है। हाँ, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर सल्फर। अब फास्फोरस की डेफिनेटली ज्यादा होगी सल्फर से, क्योंकि फिर से फास्फोरस का हाफ फिल्ड आएगा 3p3, फिर सल्फर, क्लोरीन, फिर आर्गन। तो सेम ऑर्डर चल जाएगा। तो ये ऑर्डर हमको अलोंग द पीरियड, तो ये मैंने आपको बता दिया है सेकेंड पीरियड का, और ये मैंने आपको बता दिया है थर्ड पीरियड का। कंसेप्ट क्लियर या नहीं? हम गॉट बताइए। इट. हाँ. ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपने को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक बार, यस मैम. कोई दिक्कत? नहीं है. ठीक है, तो ये हमारा आयनेशन एनर्जी का फैक्टर है। अब आप देखो इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कंसेप्ट अलग चलता है। ये जो मैंने आपको बताया, हम्म. आप देखो ये सब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। दीज आर ऑल नथिंग बट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हमारे पास हैं, इनका काम क्या है, कैसे काम ये कर रहा है, वो देखते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो, हाउ इज इट एग्जैक्टली वर्किंग, जस्ट सी।
तो कंसेप्ट यहाँ, एक्चुअली मेरा दूसरा क्लास है 11:30 को। ठीक है कोई बात नहीं, वी कैन वाइंड इट अप राइट, ठीक है, जस्ट गिव मी अ हम्म सेकंड।